हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और देखिए, जैसा कि हम लोग अपने धीरे धीरे पढ़ते 5वें चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से आप मेहनत कर रहे हो, हमें इस बात की खुशी है। और मेहनत करते हुए आप रिवीजन और करते रहें, ये हमारी इच्छा है। देखिए, सिलेबस को पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस सिलेबस को अपने दिमाग में बनाए रखना एक अलग तरीका होता है इस कार्य का, और वो तरीका है केवल और केवल रिवीजन। आप जितना रिवीजन करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। दूसरी बात क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि इस क्लास में आपको ऐसा लगेगा कि प्रतिरोधों का संयोजन ही तो है, हम लोग ये चीज़ तो छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको इस क्लास में प्रतिरोधों के संयोजन के अलावा जो मेरी इस क्लास का मुख्य आकर्षण बिंदु है वो है इसके न्यूमेरिकल। मैं इस क्लास में आपको काफ़ी एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, इसलिए बिना लापरवाही के, बिना जल्दीबाजी के पूरी क्लास ध्यान से देखें और न्यूमेरिकल कैसे होते हैं उनको करें। याद रखिए कि जो चीज़ हमें शुरुआत में हल्की लगती है, अगर हम उसकी प्रैक्टिस ना करें तो वही चीज़ हमारे लिए बहुत कठिन बन जाती है। हमें इस क्लास में इतने न्यूमेरिकलों की प्रैक्टिस करनी है ताकि कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं आए जिससे आप लोगों को कहीं भी कोई न्यूमेरिकल ना हो सके। और याद रखिए, जिन बच्चों ने प्रतिरोध आपके संधारित्रों के संयोजन जो हम लोगों ने चौथे चैप्टर में पढ़ा था, संधारित्रों के संयोजन में अगर उनको कोई समस्या थी तो वो समस्या यहाँ पर खत्म हो जाएगी, ये बात अच्छी तरह याद रखना। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन, और प्रतिरोधों के संयोजन होते हैं दो प्रकार के, पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन। काफी कुछ पहले पढ़ चुके हो, बस इसको थोड़ा एडवांस लेवल लेकर चलना है। कि मान लीजिए 3 प्रतिरोध हैं, मान लीजिए कितने प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध हैं। पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2 और तीसरा प्रतिरोध R3। तीनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में, तीनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में विभव स्रोत V से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? ये है एक विभव स्रोत V और ये कुंजी K। याद रखिए, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये पहला प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। क्लियर? और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध के पहले सिरे से। इस तरह प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। अब आप सोचिए कि अगर यहां से धारा प्रवाहित होती है I, क्या प्रवाहित होती है? I, तो प्रत्येक प्रतिरोध से होकर कितनी धारा प्रवाहित होगी? I। कितनी धारा प्रवाहित होगी? I। पहले इस प्रतिरोध से धारा I, फिर वही धारा I आगे सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित होगी। यानी प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में, ये कॉम्पिटेटिव पॉइंट में वो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा समान होती है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा समान होती है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे अलग अलग बिंदु पर जुड़े हुए हैं। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे अलग अलग बिंदु पर जुड़े हुए विभवांतर प्रतिरोध या कोई भी युक्ति है उसके सिरों के मध्य में ज्ञात किया जाता है। जब इनके सिरे अलग अलग बिंदुओं पर जुड़े हुए हैं तो इनके विभवांतर भी अलग अलग होंगे। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कैसा होगा? अलग अलग। तो याद रखिए, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा समान होती है तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर प्राप्त विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। यही सब लिखा हुआ है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा समान होती है एवं प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर प्राप्त विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। और माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 एक विभव स्रोत V के साथ जुड़े हुए हैं। एक विभव स्रोत किसके साथ? V के साथ। ठीक है, अब देखिए, यहां पर प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा समान है, विभवांतर अलग है। संधारित्रों के संयोजन को याद कीजिए। संधारित्रों के संयोजन में विभवांतर अलग था, लेकिन वहां पर धारा नहीं, आवेश लिया गया था। तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के लिए आवेश एक समान था। ठीक है, यहां पर धारा समान, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश समान। तो देखिए, तो बताइए परिणामी विभवांतर, बताइए परिणामी विभवांतर क्या होगा? V बराबर
V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई टोटल विभवांतर जा रहा है V, और ये कितने विभवांतरों से प्राप्त हो रहा है, V1 V2 और V3 से। परंतु आप लोग जानते हो ओम का नियम, तो ओम के नियम से क्या है, V बराबर IR। तो बताइए इस V की जगह पर क्या हो गया, IR। V1 की जगह पर धारा तो I है लेकिन प्रतिरोध है R1, प्रतिरोध R1। दूसरे के लिए धारा I और प्रतिरोध R2, तीसरे के लिए भी धारा I और प्रतिरोध R3। तो IR बराबर, I को कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट गया तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो अतः प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, तो बताइए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सीरीज के लिए R सीरीज। ठीक है, इसका मतलब जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो परिणामी प्रतिरोध का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3। जबकि सोचिए जब संधारित्रों वाला टॉपिक किया था तो संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में यहाँ पर तुल्य धारता आई थी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, उल्टे चले थे फॉर्मूले। तो देखिए आगे बढ़ जाते हैं, यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो, n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो, n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो क्या होगा, R सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 से लेकर कहाँ तक, Rn तक, से लेकर कहाँ तक, Rn तक। क्लियर है। अब आगे बढ़ जाते हैं, यदि समान प्रतिरोध R, मान लिया समान प्रतिरोध, या फिर ऐसे लिखें, यदि समान मान के n प्रतिरोध, समान मान के n प्रतिरोध, एक दो नहीं n, और समान मान के हो, देखिए अलग अलग मान के हो तो फॉर्मूला ये, समान मान के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो बताइए R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर Rn, और बराबर मान लिया परिणामी, सबके प्रतिरोध क्या है, समान। तो बताइए परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, परिणामी प्रतिरोध R सीरीज बराबर R1 की जगह पर R, R2 की जगह पर R, R3 की जगह पर R, और कितनी बार योग होगा ये, n बार। तो बताइए R सीरीज बराबर क्या हो गया, NR, R सीरीज बराबर क्या हो गया, NR। इसका मतलब ये हुआ कि R सीरीज बराबर NR आ रहा है। इसका मतलब है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में परिणामी प्रतिरोध बढ़ता है, परिणामी प्रतिरोध बढ़ता है। क्लियर है। अब आप लोगों को ये यहाँ से और यहाँ तक नोट कर लेना है, समझने के लिए नॉर्मल है। तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं जिनमें से प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा समान और विभवांतर अलग होगा। परिणामी विभवांतर के लिए तीनों विभवांतरों को जोड़ लिया, V बराबर IR लिखा, V1 के लिए IR1, V2 के लिए IR2 और V3 के लिए IR3। I को कॉमन लेकर काटा तो फॉर्मूला हो गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ऑल राइट, n प्रतिरोध हो तो n, Rn तक जोड़ दिया, और अगर सबके प्रतिरोध बराबर हैं तो R सीरीज बराबर बोलिए क्या हो गया, NR। ऑल राइट, तो इस तरह आप लोगों को ये समझकर नोट करना है, फटाफट वहां से यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए तुरंत चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक पर, यानी प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए दूसरा पॉइंट,
समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में, प्रतिरोध जब समांतर क्रम संयोजन में जुड़े होते हैं तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, श्रेणी क्रम संयोजन में समान थी तो यहां पर असमान, धारा असमान एवं जो विभवांतर होगा, विभवांतर एक समान होता है। विभवांतर कैसा होता है? एक समान। कैसे होगा वो भी डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। विभवांतर एक समान होता है तथा आपके समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु पर व दूसरे सिरे, पहले सिरे एक बिंदु पर व दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं। अब ये सब क्या है देखिए, माना तीन प्रतिरोध, माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 विभव स्रोत V से, माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 विभव स्रोत V से समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। और कैसे जुड़े हैं देखिए, एक प्रतिरोध ये रहा, दूसरा प्रतिरोध, ओके, ये प्रतिरोध R1, ये प्रतिरोध R2 और ये प्रतिरोध R3, ये होता है समांतर क्रम। प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर, दूसरा सिरा एक बिंदु पर, और इनके बीच में एक विभव स्रोत जोड़ दिया प्लस माइनस V और ये कुंजी K। अब आप सोचिए जब यहां से धारा जाएगी I, ओके, तो यहां से तीन शाखाएं विभाजित हो रही हैं तो धारा कितने भागों में बट जाएगी? तीन भागों में। तो धारा I1, I2 और I3 धारा बट गई, यानी प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा भिन्न भिन्न, लेकिन सभी प्रतिरोधों के सिरे उसी बिंदु पर जुड़े हुए हैं जिस बिंदु पर विभव स्रोत जुड़ा हुआ है। तो जो विभवांतर इस विभव स्रोत के लिए है वही विभवांतर इन सभी प्रतिरोधों के लिए होगा। यानी प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा अलग अलग और विभवांतर एक समान होता है, जबकि श्रेणी क्रम में उल्टा था, धारा एक समान थी और विभवांतर अलग अलग था। तो जब यहां पर धारा अलग अलग है, विभवांतर एक समान है, तो परिपथ में प्रवाहित परिणामी धारा, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ऑल राइट, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब फिर से ओम का नियम, ओम के नियम से V बराबर होता है IR, लेकिन आपको यहां पर I का मान लिखना है तो I बराबर बोलिए क्या होगा? V अपॉन R। I का मान V अपॉन R, तो मान रखने पर तो I की जगह पर V अपॉन R, I1 की जगह पर V अपॉन R1, क्योंकि विभवांतर सबके लिए एक समान है, प्रतिरोध अलग है, धारा अलग है, तो V अपॉन R2 और I3 की जगह पे V अपॉन R3। चलिए V अपॉन R बराबर, V को कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कट गया तो फिर बोलिए 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो अतः प्रतिरोधों, अतः
प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में परिणामी या तुल्य प्रतिरोध, परिणामी या तुल्य प्रतिरोध बताइए 1/r पैरेलल, यानी समांतर क्रम संयोजन में 1/r1 प्लस 1/r2 से लेकर कहाँ तक 1/rn तक, कहाँ तक rn तक। लेकिन अभी हम लोग पहले फॉर्मूला लिखते हैं 1/r3 तक, कहाँ तक 1/r3 तक। तो n प्रतिरोधों के लिए, अगर हमें n प्रतिरोधों के लिए फॉर्मूला लिखना है, n प्रतिरोधों के लिए, तो बताइए 1/r पैरेलल बराबर क्या होगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 से लेकर कहाँ तक 1/rn तक। ऑल राइट। तो जो संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला था, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो फॉर्मूला आया था वो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में आता है। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो फॉर्मूला आया था वो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में आया था। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों को कंपैरिजन से पढ़ना है। तो यदि सभी प्रतिरोध समान मान के हो, मैंने मान लिया कि जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं सबके मान समान हैं, तो इसका मतलब हुआ R1 बराबर R2 बराबर R3 डैश 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 R बराबर Rn बराबर R, माना सभी प्रतिरोधों के मान समान हैं। तो बताइए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध 1/r पैरेलल बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, R1 R2 और R3 सब की जगह पे R लिखा, और कितनी बार, n बार, कितनी बार, n बार। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R पैरेलल बराबर n/r, क्योंकि n बार है तो n गुणा 1/r। तो बताइए R पैरेलल बराबर क्या हो जाएगा, R/n, R पैरेलल बराबर क्या हो जाएगा, R/n। तो यहाँ का क्या निष्कर्ष निकला कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में परिणामी जैसे मान लो कोई प्रतिरोध है R, समान मान के प्रतिरोध जुड़े हुए, तो उसमें n का भाग लग रहा है, मतलब प्रतिरोधों की संख्या का भाग लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान बढ़ता नहीं घटता है, श्रेणी क्रम संयोजन में बढ़ता है और समांतर क्रम संयोजन में घटता है। ऑल राइट। तो 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए, समांतर क्रम संयोजन में धारा अलग अलग होती है, विभवांतर एक समान होता है। परिणामी धारा के लिए सभी धाराओं को जोड़ लिया, उन पे हम लोगों ने ओम के नियम से मान लिखे और ये फॉर्मूला निकल के आ गया। क्लियर, इसको फटाफट नोट कीजिए, क्योंकि अब मैं यहाँ से आगे आपको पूरी क्लास में केवल और केवल न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। बुक के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बना के न्यूमेरिकल दूंगा। ऑल राइट, फटाफट नोट कीजिए और तैयार रहिए बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए प्रतिरोधों के संयोजन के न्यूमेरिकल। चलिए चलिए, आप लोगों ने नोट किया, अगर नहीं हुआ है तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और मैं एक बार फिर कहूँगा कि आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों की जो कमी अगर रह गई है संधारित्रों के संयोजन में, तो वो कमी यहाँ पर पूरी होने वाली है। ठीक है, तो देखिए हम केवल और केवल आज की क्लास में प्रतिरोधों के संयोजन के क्वेश्चन करेंगे, जितने भी संयोजन के बनेंगे। उसके अलावा जो न्यूमेरिकल बनेंगे उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग अभी अगली क्लासों में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पलों की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5.10, बुक के एग्जाम्पल नंबर 5.10, ये क्या दे रखा है, देखिए बिंदु ए एक प्रतिरोध ऐसे जुड़ा हुआ है, तो देखिए यहां से आप लोगों के मान दे रखे हैं 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम, और ये बिंदु बी। आपको ए और बी के बीच में परिणामी प्रतिरोध निकालना है, नॉर्मल है। देखिए ये दोनों समांतर क्रम में है, समांतर क्रम का फॉर्मूला था 2 प्रतिरोधों के लिए 1/r पैरेलल बराबर 1/r1
+1/R2। इस फॉर्मूले को ऐसे ड्राइव कर लीजिए, लासा ले लिया R1 R2, तो ये हो जाएगा R2 + R1। तो R पैरेलल बराबर क्या होगा, R1 R2 बटे R1 + R2। तो इसके लिए क्या करना है, करिए 4 × 4 बटे 4 + 4, 4 चौका 16 बटे 4 और 4 8, तो कितना आ गया 2। तो ये भी 2 और ये भी 2, बताइए श्रेणी क्रम में है, डायरेक्ट जुड़ेंगे तो परिणामी प्रतिरोध कितना आ गया 4 ओम। क्लियर। अच्छा, इस प्रश्न में केवल प्रतिरोध ही पूछा है, अगर धारा पूछता वो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए तो वो हम ज्ञात करते। चलिए 5.11 ध्यान से समझना। सर्किट बना देता हूं मैं पहले, उसके बाद आगे करेंगे। देखिए ये दे रखा है, ये है 5 ओम, 7 ओम, 5 ओम, 4 ओम, 3 ओम और 6 ओम। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए धीरे धीरे। ये प्रतिरोध, ठीक है, ये और ये श्रेणी क्रम में है। जब ये और ये श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ेंगे, R1 + R2 होगा, 7 और 5 12, ये 12 ओम, ये 5, ओके, ये 4 ओम। 3 और 6 है श्रेणी समांतर क्रम में, 3 और 6 कैसे क्रम में, समांतर क्रम में। तो करिए R1 R2 वाले से 3 × 6 बटे 3 + 6, तो 18 बटे 9 कितना आ गया 2। ओके, अब इनको सॉल्व कीजिए, इसको आगे ले आइए, ये आ गया 4 और 2 श्रेणी क्रम में है तो ये 6 हो गया, ये 4 और 2 श्रेणी क्रम में है तो 6 हो गया, ये 12 और ये 5, ओके। अब 12 और 6 समांतर क्रम में है, ये 5 ओम और यहां से चलेगा, ये एक प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो 12 और 6 को कीजिए R1 R2 बटे R1 + R2 से, तो 12 × 6 बटे 12 + 6, 12 × 6 = 72 और 12 और 6 18, 18 चौका 72, तो कितना हो गया 4। अब 5 और 4 कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो इसका परिणामी प्रतिरोध क्या आ गया 5 + 4 बराबर 9 ओम, 5 + 4 बराबर 9 ओम। क्लियर है। तो ऐसे ही ये संयोजन के, ठीक है। अब ये आपको नोट कर लेने हैं, एग्जाम्पल है। अब मैं किताब के पीछे वाले क्वेश्चनों की ओर चलता हूं, क्योंकि आज मुझे संयोजन के जितने होंगे सवाल करने हैं, फिर उसके बाद समय बचेगा तो अपन लोग और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेंगे। तो चलिए किताब के पीछे वाला, किताब के पीछे क्वेश्चन नंबर 2 ये दे रखा है, ऐसे सर्किट बना रहा हूं। देखिए इस तरह सर्किट बना हुआ है, हमें ए और बी के बीच में परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। और क्या क्या दे रखा है, 3 ओम, 3 ओम, 6 6 6 और ये 3 ओम, और ये सभी प्रतिरोध हैं 3 ओम के, ठीक है। अब इस सर्किट को आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने से पहले आप बी सिरे से शुरू कीजिए सॉल्व करना। तो चलिए 3 और 3 कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो 3 और 3 श्रेणी क्रम में, तो क्या हो गया 6। अब 6 इनका, ठीक है, गौर कीजिए इस लूप का, 3 और 3 श्रेणी क्रम में, 6 हो गया। अब इसका 6 और ये 6 समांतर क्रम में, ओके। तो 6 और 6 समांतर क्रम में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, R1 R2 बटे R1 + R2, तो 6 × 6 बटे 6 + 6, 36 बटे 12, तो कितना आ गया 3। तो ये लूप घट गया, इस लूप का परिणामी प्रतिरोध आया 3 ओम। दोबारा समझिए, 3 और 3 6 श्रेणी क्रम में है, 6 और ये वाला 6 समांतर क्रम में, तो उत्तर इनके परिणामी का और इसका परिणामी प्रतिरोध निकला 3 ओम। तो अब ये लूप घट गया, ठीक है, ये लूप घट गया और इस लूप का परिणामी प्रतिरोध आया 3 ओम।
ये 6 और ये 3। फिर आप लूप बनाइए, 3 और 6, 3 और 6। अब आप सोचिए, आपने इस लूप को सॉल्व किया था, 3 और 3 6, 6 और 6 समांतर क्रम में, तो परिणामी 3। तो ये भी लूप वैसा ही बन गया, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6 और 6 समांतर क्रम में, तो परिणामी कितना आएगा बताइए, 3। ओके, अब फिर इस लूप की बात कीजिए, फिर से ये वही वैसा ही लूप बन गया। तो 3 और 3 6, 6 और ये वाला 6 समांतर क्रम में, ठीक है, 3 और 3 श्रेणी क्रम में 6 और परिणामी 6 समांतर क्रम में, तो फिर से कितना आएगा, सॉल्व होकर 3। ओके, अब ये 3 और ये 3 फिर से श्रेणी क्रम में, तो कितना हो गया 6। ये प्रतिरोध है और इनका परिणामी ये 6 और ये 6। अब 6 और 6 कैसे क्रम में, समांतर क्रम में, तो इसका परिणामी प्रतिरोध निकाल दीजिए, 6 गुणा 6 बटे 6 प्लस 6, तो 6 6 36 बटे 12, तो उत्तर कितना ओम आ गया, 3 ओम। कितना ओम, 3 ओम। क्लियर। तो इस तरह ये कर लेना है। चलिए, अब इसके बाद में एक ऐसा न्यूमेरिकल बताने वाला हूं आपको, जिस न्यूमेरिकल में आपको संधारित्रों वाले टॉपिक में समस्या आई थी, ठीक है। उस न्यूमेरिकल को आप लोगों को आराम से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं। तीसरा क्वेश्चन इसका, और ए और बी इनके बीच में परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको। और देखिए, वही अनंत सीरीज वाला समझ में आ गया होगा, अपने आप याद आ गया होगा कि कौन सा करना है। अनंत सीरीज वाला है, ये अनंत सीरीज है, प्रत्येक प्रतिरोध है R। ओके, अब गौर से समझिए, इसको मैं पूरा सॉल्व करा रहा हूं, और मैंने वहां पर कहा भी था कि मैंने प्रतिरोध वाले टॉपिकों में एक न्यूमेरिकल आएगा जिसको मैं सॉल्व कराऊंगा। अनंत प्रतिरोधों की ये एक सीरीज है। अब अनंत श्रेणी है, तो इसका परिणामी प्रतिरोध हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो मान लेते हैं, माना इस अनंत श्रेणी का परिणामी प्रतिरोध, माना इस अनंत श्रेणी का परिणामी प्रतिरोध x है। मान लिया पूरी श्रेणी का परिणामी प्रतिरोध x है। अब अनंत श्रेणी है, मतलब समझ लीजिए समुद्र है, ठीक है। अब इस समुद्र में से मैं अगर 2 लोटा पानी निकाल लूं, और इस समुद्र का मान क्या है, x। अगर मैं इस समुद्र में से 2 लोटा पानी निकाल लूं, तो क्या समुद्र के पूरी जल राशि पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वो तो x ही रहेगा। तो देखिए, इस परिपथ को हम निम्न रूप में लिख सकते हैं। देखिए, अब पूरे परिपथ की परिणामी प्रतिरोध है x, पूरे परिपथ का परिणामी प्रतिरोध x है, और मैं इसमें से 2 लोटा पानी निकाल रहा हूं, कौन सा, ये वाला और ये वाला। तो देखिए, और इनको छोड़कर वैसे भी पूरे परिपथ का परिणामी प्रतिरोध देखिए, मैंने ये व्यक्त कर दिया। बाकी की सीरीज का, यहां से बाकी की सीरीज का पूरा प्रतिरोध मैंने ये व्यक्त कर दिया, वो है माना, हम लोगों ने कितना माना है, x है, ये x है, ये r है, ये r है, a और b। ओके, तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। अब सोचिए, पूरी अनंत श्रेणी यानी समुद्र में से मैंने 2 लोटा पानी रख लिया, तब भी मुझे पता चला कि इसका परिणामी प्रतिरोध x ही रहेगा। अब सोचिए कि अगर मैं ये 2 लोटा पानी इस x में मिला दूं, तो तब भी तो x ही रहेगा, तब भी तो x रहेगा। ये इसको सरल करने का एक तरीका है। तो चलिए इनको मिलाते हैं, इसमें जोड़ते हैं। ये दोनों कैसे क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, R1 R2 बटे R1 प्लस R2, R और X से RX बटे R प्लस X, RX बटे R प्लस X, और ये क्या है R। तो अतः अब बताइए इसका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। परिणामी प्रतिरोध RX बटे R प्लस X प्रतिरोध, और ये R श्रेणी क्रम में है, तो जोड़ दीजिए R प्लस RX बटे R प्लस X। या मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आप लोगों ने पहले से अनंत श्रेणी का प्रतिरोध माना x, इसमें से 2 लोटा पानी निकाल लिया, और फिर वापस 2 लोटा पानी जोड़ दिया, तो रहेगा तो समुद्र का ही पानी, टोटल वही, यानी परिणामी प्रतिरोध अब भी कितना रहेगा, x ही रहेगा। तो इस पूरे परिणामी प्रतिरोध को मैंने x के बराबर मान लिया, जो मैंने पहले ही माना है। तो
एक्स बराबर आर प्लस आर एक्स बटे आर प्लस एक्स। क्लियर। अब इस बात को गौर से और आराम से समझिएगा। देखिए, पूरी अनंत श्रेणी का प्रतिरोध मैंने माना x, उसमें से दो प्रतिरोध शेष रख लिए ये वाले, फिर उनको मैंने जोड़ा, तो जो भी फॉर्मूला निकल के आया वो तब भी x के बराबर ही रहेगा, लास्ट में परिणामी प्रतिरोध x ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए, x बराबर लासा ले लिया r प्लस एक्स, तो इसका गुणा इससे होगा, तो आर स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स। इसको इधर ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स। आर एक्स से आर एक्स कट गया, इस सबको इधर लाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स और माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। अब ये जिसे एक्स का मान आपको निकालना है उसमें द्विघात समीकरण बन गया, और इस द्विघात समीकरणों को आप हल करोगे किससे? श्रीधराचार्य विधि से। श्रीधराचार्य विधि से तो देखिए, उपरोक्त व्यंजक की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, उपरोक्त व्यंजक की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करिए, तो एक्स स्क्वायर तो ए का मान 1, देखिए एक्स की जगह पर एक्स और बी का मान माइनस आर और सी का मान माइनस आर स्क्वायर, सी बराबर माइनस आर स्क्वायर। तो सूत्र से इस ऐसे सूत्र में ऐसे द्विघात व्यंजकों से परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यस या नो? तो अब इस फॉर्मूले में आपको केवल मान रखने हैं सबके। तो x बराबर माइनस का b, तो b का मान माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो आर स्क्वायर माइनस 4a का मान 1 और c का मान माइनस आर स्क्वायर बटे 2a, a का मान 1, x बराबर माइनस और माइनस प्लस हो गया r प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस का 4r स्क्वायर बटे 2, x बराबर r प्लस माइनस, ये हो गया अंडर रूट में 5r स्क्वायर बटे 2। अब r स्क्वायर अंडर रूट से बाहर r आएगा, r प्लस माइनस r अंडर रूट 5 बटे 2। तो x बराबर r को कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस माइनस रूट 5/2 और इनटू में r। तो अतः आप लोगों ने परिणामी प्रतिरोध क्या निकाला? x बराबर r 1 प्लस माइनस रूट में 5/2। अब परिणामी प्रतिरोध तो हमेशा बढ़कर ही आता है, तो इसमें माइनस चिन्ह का क्या काम है? तो माइनस चिन्ह का कोई काम नहीं है, केवल कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस चिन्ह आएगा। यस या नो? इसी तरह समझ के वो संधारित्र वाला न्यूमेरिकल करना था। समझ गए? सेम मैटर है, बस ढंग से समझना है और समझकर इसको कैलकुलेट करना है इस सूत्र से। क्लियर है? तो यहाँ तक इसको आपको नोट करना है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ संयोजन दूंगा और उन्हें आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए। चलिए, हो गया। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे देता हूं। चलिए, अब बात करते हैं HW होमवर्क की। तो निम्न संयोजनों में मैं कुछ संयोजन दूंगा। निम्न संयोजनों में परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करो। और एक बात और याद रखना, अभी हमारा प्रतिरोधों के संयोजन के सारे सवाल खत्म नहीं हुए। हम लोगों को उस प्रतिरोधों के संयोजन से धारा भी ज्ञात करनी होती है, विभवांतर भी ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो धारा और विभवांतर ज्ञात करना है, उसके कुछ क्वेश्चन मैं कल की क्लास में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए कल की क्लास में आज की क्लास का जो सेकंड पार्ट के न्यूमेरिकल आएंगे वो कल की क्लास में आपको मिलेंगे। तो चलिए, आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं घर पे प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहला आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। संयोजन ऐसे है,
5 ओम, 5 ओम, सभी प्रतिरोध 5 ओम के हैं। आपको इस ए और बी बिंदु के बीच में परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होता तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर बता देना। 10 ओम मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, 10 ओम, और ये बाकी के सब 20 ओम के हैं, 20 ओम, 20 ओम और 20 ओम। ऑलराइट, दूसरा क्वेश्चन ये है। और तीसरा, इस तरह है। हाँ, एक सेकंड बच्चों। हाँ, चलिए, तो 1 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, और उसके बाद में एक प्रतिरोध यहां पर जुड़ा हुआ है 2 ओम। आपको बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए और बी के बीच में परिणामी प्रतिरोध संयोजन आपको दिख रहा है। उसके बाद में और देखिए, चौथा आपके लिए ऐसे है। एक संयोजन ऐसे है, इसमें ये प्रतिरोध है 30 ओम का, ये प्रतिरोध 10 ओम का, ये प्रतिरोध 10 ओम का, ये 7 ओम का, और ये 3 ओम का। ऑलराइट, आपको बिंदु ए और बी के बीच में परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। संयोजन सरल है, बस इनसे ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके बाद में पांचवा ऐसे है। देखिए, ये इस तरह दे रखा है, सभी प्रतिरोध हैं 2 ओम के, बिंदु ए और बी के बीच में परिणामी प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद में एक और दे देता हूं, एक और इस प्रकार है। देखिए, आपका 10 ओम, 50 ओम, 75 ओम और 50 ओम, ए और बी बिंदु के बीच में परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये आप लोगों के घर के लिए प्रैक्टिस है। आपको इन सब का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करके मुझे बताना है। जब आप सब लोगों के आंसर यहाँ पर ठीक आ जाएंगे, मुझे लगेगा कि आप लोग प्रतिरोधों का संयोजन सॉल्व करना सीख गए। तब मैं आपको अगली क्लास में आपके प्रतिरोधों के संयोजन से धारा और निकालना सिखाऊंगा, विभवांतर निकालना सिखाऊंगा। हम अगले स्टेप पर आगे बढ़ेंगे। और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि इनको सॉल्व करने में आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। कल की क्लास में पहले इन सबको सॉल्व कराएंगे, सॉल्व करा के आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि आप लोगों को जो क्लॉज हैं, जो समझ में नहीं आता है, जो दिक्कत आ रही है, वो खत्म हो जाए, फिर हम आगे बढ़ें। याद रखिए, इसके सारे टाइप के न्यूमेरिकल हमें करने हैं, जो कॉम्पिटेटिव बेस आते हैं, जो थ्योरेटिकल बेस आते हैं। क्लियर? तो आज आपके लिए काम है केवल प्रतिरोधों के संयोजन को सॉल्व करना। आज इनको सॉल्व कीजिए तरीके से अपने सब सब्जेक्ट का रिवीजन कीजिए, और रिवीजन करके कल की क्लास का इंतजार कीजिए। कल की क्लास में हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे इनसे आगे की चीज़ों को लेकर। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।